सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु सामान्य हिंदी तथा उत्तराखंड 40 अंक के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी अभी तक 11-12 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ सामान्य हिंदी का आज ये प्रैक्टिस सेट भाग 13 है, ठीक है। और जो इस सामान्य हिंदी के मैं प्रश्नों की बात करूं तो मैंने ये डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की पुस्तक और साथ ही लूसेंट और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका संकलन लेके मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। साथ ही उत्तराखंड के अगर प्रश्नों की बात करूँ तो BS नेगी की पुस्तक द्वारा, आप सभी जानते हैं वो MCQ फॉर्म में नहीं है, मैंने उसको MCQ फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, साथ ही एक्सप्लेनेशन उसमें एक्स्ट्रा दिया है, तो आप जाके प्लीज़ उत्तराखंड वाले क्वेश्चन जरूर देखें। तो आज सामान्य हिंदी का हमारा ये प्रैक्टिस सेट भाग 13 है। स्टार्टिंग में मैंने एक पंक्ति बोली कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जिसने ये वीडियो को ओपन किया उन सभी का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही वो उस वीडियो को या अपनी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, देखिए कभी ना कभी हमें अपनी परीक्षा को निकालने के लिए, सफल होने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो करने ही पड़ेंगे। बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हमें सफलता नहीं मिल सकती। हम इतनी मेहनत करें कि हमें अंत में, देखिए सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा मन ये ना कहे कि इतना अगर हम और करते तो ऐसा शायद हो जाता। ये इतना या उतना या थोड़ा बहुत अगर ये शब्द अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारी तैयारी में कमी है। तो आप कभी ये ना कहें कि हमारी तैयारी में कमी है, आप तैयारी इतनी करें कि रिजल्ट आपके फेवर में ना भी हो तब भी आप ये कहें कि यार मैंने तैयारी पूरी की, रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी भलाई ईश्वर, मेरी भलाई इसी में है ना। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो तैयारी हमारे हाथ में, उस तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने ज्ञान की आकलन करने हेतु आप सभी प्रश्नों को स्वयं से भी हल करें और खुद देखें कि आपके 20 में से कितने अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पर फोकस करेंगे, नहीं है। करी, नाग, मतंग, पुंडरीक। तो आप सभी भी खुद से भी आंसर देंगे, तो उसका सही आंसर है पुंडरीक। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? कमल का। अगर मैं बात करूं, आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पुंडरीक यानी कि कमल के पर्यायवाची बताती हूं। एक है नलिन, ठीक है, नलिन, उत्पल, उत्पल और अम्भोज, ध्यान से देखेंगे, अम्भोज, और एक है पुष्कर, ठीक है। जलज, नीरज, पंकज, ये तो सभी जानते हैं कमल के पर्यायवाची, लेकिन इस प्रकार के ना कमल, पुष्कर, नलिन, उत्पल, अम्भोज, पुंडरीक, ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। और बाकी करी, नाग, मतंग, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हाथी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी कि बाकी 3 में सही नहीं है और एक में सही विलोम युग्म है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, विलोम का मतलब एक दूसरे के अपोजिट शब्द किस में है? कटु, तिक्त, विज्ञ, अभिज्ञ, उग्र, व्यग्र, राग, द्वेष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि द, राग और द्वेष। अब क्यों है? क्योंकि राग का अर्थ होता है प्रेम और द्वेष का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, द्वेष का भाव, है ना। तो राग प्रेम है और द्वेष प्रेम नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जबकि अगर मैं कटु के विलोम की बात करूं तो तिक्त नहीं होता है, कटु का विलोम होता है मधुर। कटु का विलोम क्या होता है? मधुर। अगर हम विज्ञ की बात करें तो विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, इसको भी आप नोट करेंगे, विज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। और उग्र, उग्र का विलोम होता है सौम्य, ठीक है। तो मैंने आपको कटु का मधुर, विज्ञ का अज्ञ, उग्र का सौम्य और राग द्वेष, आप एक दूसरे में विलोम शब्द हैं। राग का अर्थ होता है प्रेम और द्वेष का मतलब होता है प्रेम नहीं, यानी कि द्वेष का भाव कहते हैं ना, है ना, उसके प्रति बुरा भाव रखना, तो द्वेष हो गया। तो राग द्वेष एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकी ये तीनों जोड़े जो थे वो अपोजिट में नहीं थे, ठीक है। और अपोजिट मैंने आपको उसके बता दिए हैं, आप सभी इसको नोट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सामिस शब्द का विलोम क्या होगा? निरामिष, आमिष, अमिष या परामिष, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ यानी कि ए, निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित, मांस रहित, और सामिष का अर्थ होता है मांस सहित, ठीक है। सामिष भोजन या निरामिष भोजन, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो सामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आमिष ना समझना इसका, सामिष का निरामिष होता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जो आपके ज्ञान को और परिपक्व बनाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अनथ, अन्यथ, अन्यत्र या अनयत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अन्यत्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? अनथ। ये है इसका तद्भव। ये क्या है? इसका तद्भव है। तो अन्यत्र का तद्भव क्या रहेगा? याद रखेंगे अनथ, और अनथ का तत्सम क्या होता है? अन्यत्र। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अन्यत्र। पूछा जाए कि अन्यत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? अनथ होता है। ठीक है, या अनथ का तत्सम क्या होता है? अन्यत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है किवाड़, कपाट, किम्पट, कवाड़। ठीक है, तो उसका सही आंसर है, तत्सम शब्द पूछा है हमसे, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपाट। कपाट क्या है? तत्सम शब्द है, और तत्सम अगर ये है तो उसका तद्भव क्या होगा? किवाड़। ये है। ठीक है, ये इसका तद्भव शब्द है। ठीक है, कपाट का किवाड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? स्फूर्ति शब्द का तद्भव सुग्गा, सौत, फूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स, फूर्ति। स्फूर्ति का तद्भव शब्द क्या होता है? फूर्ति होता है। स्फूर्ति यानी कि फूर्ति। ठीक है, स्फूर्ति तत्सम शब्द है और फूर्ति तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द बताना है, बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, मुंह क्या है? तद्भव शब्द है। मुंह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? मुख। वो क्या होगा? मुख। ठीक है, ये इसका तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि एक ही प्रश्न मैंने 4 प्रश्नों का निर्माण यहाँ पे किया है। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। एक जगह वाक्यांश और एक जगह शब्द है। आपका सिलेबस में है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वहाँ पर आपको देखो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, किए गए उपकार को भूल जाने वाला, और जिसका जन्म पीछे हुआ हो और किए गए उपकार को मानने वाला। इनके जो ऑप्शन है वो ये दिए हैं, कृतज्ञ, अग्रज, कृतघ्न और अनुज। ये तो सभी जानते हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। कहते हैं ना बड़ा भाई यानी कि अग्रज। तो जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, और जिसका जन्म पीछे हुआ है उसको बोलते हैं अनुज। तो ये तो हमें पता हो गए। और कृतज्ञ और कृतघ्न में कई बार कंफ्यूजन होता है कि कृतज्ञ क्या है और कृतघ्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इस बी पे फोकस कीजिए। ए का हमने कहा 2, तो 2 हमने कह दिया भाई अग्रज। बी का हमने कहा 3, तो किए गए उपकार को भूल जाने वाला। भूल जाने वाला यानी कि कृतघ्न। जो भूल गया उसको कृतज्ञ और कृतघ्न कहेंगे, घ्न। और जो मान रहा है किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। यानी कि अब मैं आपको सही से बताती हूँ, देखिए। ठीक है, हम ऐसे समझते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, और जिसका जन्म पीछे हुआ अनुज, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई सारे प्रश्न एक साथ ले लिए हैं। तो आप इससे मतलब एक प्रश्न के साथ कई 4 प्रश्न आप समझ सकते हैं। कन्फ्यूजन इसमें होता है, अग्रज और अनुज आपको पता है, लेकिन कृतज्ञ और कृतघ्न, घन है ना, घन यानी कि जो उपकार को नहीं मानता है, और कृतज्ञ जो तैयार है करने को, यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला, वो कृतज्ञ। ऐसे करके आप हिंट से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी, केंद्राभिसारी, क्रमागत या केंद्राभिमुख। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रापसारी। केंद्रापसारी, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, उसके लिए शब्द क्या है? केंद्रापसारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपसर्ग शब्द में मूल शब्द है। अब हम बात करें ना उपसर्ग शब्द में, ये उपसर्ग यहाँ पर शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय हमारे सिलेबस में है ना, लेकिन उपसर्ग ही यहाँ पर शब्द है। तो उसमें मूल शब्द क्या होगा? उप होगा, सर्ग होगा, पसर्ग होगा या उपथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सर्ग। क्योंकि इसका जो उपसर्ग है वो क्या है? उप है, और सर्ग क्या है? मूल शब्द है। उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? सर्ग है। उप माने होता है समीप आकर, और सर्ग माने होता है निर्माण करना। तो उपसर्ग शब्द में मूल शब्द क्या है? सर्ग है। अगर पूछा जाए कि उपसर्ग शब्द में उपसर्ग क्या है, समझ रहे हैं आप? उपसर्ग शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है? उप है। इस प्रकार से प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कलंकित, आनंदित, इंसानियत, पुष्पित। ठीक है, तो अब देखिए कौन से उसमें इत का प्रत्यय नहीं हुआ, इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंसानियत। देखो कलंक इत, आनंद इत, है ना, सब में हो रहा है। पुष्प इत, छोटी की मात्रा ना, तो इत। अब इंसानियत में क्या हुआ है? इंसानियत का देखते हैं, इंसान प्लस ईयत, प्लस ईयत। तो अगर पूछा जाए कि इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है, तो ईयत प्रत्यय है, तो उसमें इत प्रत्यय नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय है? ईयत प्रत्यय, और मूल शब्द क्या है? इंसान। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? शुद्ध लिखित शब्द आपका वर्तनी वाला है ना सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। एकत्रित, अनुदित, पक्षीराज, सम्राज्ञी या इकाई, इसमें से कौन सा है जो शुद्ध लिखित है? प्रश्न की ओर जाएंगे, शुद्ध लिखित पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए डी ई। तो बी डी ई, ऑप्शन नंबर सी ना। तो बी सही है, डी सही है, ई सही, यानी कि ए और सी जो है वो गलत हैं। अब ये जो गलत हैं इनको कैसे लिखते हैं, इस पे ध्यान देंगे। एकत्रित नहीं लिखा जाता है कभी भी, क्या लिखा जाता है? एकत्र। क्या लिखा जाता है? एकत्र लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा शब्द क्या गलत है? पक्षीराज। तो पक्षीराज ऐसे लिखा जाता है, पक्षी छोटी की मात्रा आएगी, पक्षी राज। ठीक है, तो ये दो गलत थे, बाकी अनुदित, साम्राज्य और इकाई सही थे। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चतुर्थ, व्युत्पत्ति, पैतृक, विस्मरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्मरण सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हैं। अब जो गलत लिखे हैं इनको हमको सही करना होगा, है ना। चतुर्थ कैसे लिखते हैं? चतुर्थ ऐसे लिखते हैं, ध्यान देंगे, थौ के ऊपर र आता है। व्युत्पत्ति कैसे लिखते हैं? व्यू आधा त, प में, त में, फिर आधा त, व्युत्पत्ति, ये है। ठीक है, और पैतृक, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा एक ही इसमें शुद्ध शब्द था, वो होता है विस्मरण। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा? अच्छा, आप मुझे ये जरूर बताएं कि विस्मरण का विलोम क्या होगा, या विस्मरण का अर्थ क्या है, या विस्मरण का विलोम क्या होगा, जरूर बताएं मुझे। व्याकरण की दृष्टि शुद्ध वाक्य है, वह विदुषी महिला है, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पांव से जूता उतार रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह पांव से जूता उतार रहा है, यही शुद्ध है। वह विदुषी है, देखो विदुषी ही अपने आप में महिला आ गया, है ना, वह विदुषी है, महिला लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पुरुष होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विद्वान कहते हैं, तो ये अतिरिक्त है, वह विदुषी है। बस, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार नहीं होगा, है ना, योग्यता पर अहंकार, ये अहंकार नहीं आएगा, उसकी योग्यता अहंकार नहीं, स्वाभिमान हो सकता है, अहंकार शब्द नहीं आएगा। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए नहीं होता, प्रदान किए। भेंट तो एक होता है कि हमने अपने इच्छानुसार दिया, वो तो उन्होंने जीता है ना, पुरस्कार तो जीते जाते हैं। तो इसलिए हमारा सही जो वाक्य है वो क्या है? वह पांव से जूता उतार रहा है। अगला प्रश्न है, समास बताओ, पराश्रित में कौन सा समास है? पराश्रित में कौन सा समास है, इसका आंसर आपको देना है। कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सब में तत्पुरुष समास है, लेकिन हम पराश्रित का जब विग्रह करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। अगर हम पराश्रित का विग्रह करें तो पराश्रित का विग्रह क्या होता है? पर में आश्रित, पर माने दूसरे में, या दूसरे पर, मैं पर में आश्रित, दूसरे पर आश्रित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैं और पर किस में आता है? ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण तत्पुरुष इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका क्या होगा? पर में आश्रित, पर मतलब दूसरे पर आश्रित, इसको हम क्या बोलेंगे? पर में आश्रित, दूसरे में आश्रित। तो मैं किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है, तो उसका सही आंसर क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। देखिए प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, क्योंकि हम समास बनाने और समास विग्रह में ध्यान दे रहे हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आप सभी जानते हैं कि समास दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर, किसी में दोनों, किसी में दोनों भी नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर आज बता दूंगी कि किसमें क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम आंसर देते हैं कि तत्पुरुष समास में प्रधान पद कौन सा माना जाता है। पूर्व पद, उत्तर पद, उभय, उभय मतलब दोनों, अन्य मतलब कोई तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पद प्रधान माना जाता है तत्पुरुष समास में। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, प्रथम पद या पूर्व पद, ठीक है, प्रथम पद या पूर्व पद, ध्यान देंगे किसमें प्रधान होता है। किसमें प्रधान होता है? अव्ययभाव समास में। लिख लीजिए आप कहीं पर, अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद या पूर्व पद। अगर हम उत्तर पद की बात करें तो उत्तर पद तो हमने अभी देखा कि पद प्रधान पद किसे माना जाता है? उत्तर पद किसमें? तत्पुरुष समास में। तो उत्तर पद किसे प्रधान माना जाता है? तत्पुरुष समास में। अगर दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, अगर बात आए दोनों, ये है ना उभय, दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। प्रश्न इसी प्रकार भी आ सकता है, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और वो होता है बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें तो अर्थात आ जाता है ना, किसी तीसरे की बात हो रही होती है। तो अब देखिए ध्यान से सुनेंगे आप लोग, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है उत्तर पद, और अव्ययभाव समास में प्रधान पद होता है पूर्व पद। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राकापति का अर्थ है या पर्यायवाची है? रजनी, चांदनी, बिजली, चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्र। राकापति का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा के मैं आपको और पर्यायवाची बताऊं तो वो है शशि, सुधांशु, मयंक और विधु। ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। राकापति भी इसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी का लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपके सिलेबस में लोकोक्ति और मुहावरे भी हैं। हर एक प्रश्न का निर्माण सिलेबस के अनुसार ही किया गया है, इसलिए आपको प्रश्न समझ में आते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्रिशिएट करें। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो सामने है उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंजारे का डेरा मुहावरे का क्या अर्थ है? बिना छत का घर, बिना घर बार का, जगह जगह घूमने वाला, घर गृहस्थी का सामान ना होना। कहते हैं ना बंजारे जैसा जीवन जीते हैं। तो बंजारे का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बिना घर बार का, जिसका कोई घर बार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? बंजारे का डेरा। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प क्या होगा? नायिका शब्द में संधि भेद, नायिका का संधि भेद अगर हम करेंगे, यानी कि नायिका में संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। देखिए संधि जो स्वर संधि है, वैसे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। वैसे ही स्वर संधि जो है उसके 5 भेद होते हैं। स्वर गुण आ गया, यण आ गया, अयादि आ गया, वृद्धि आ गया, है ना। अब क्या बचा है इसमें? गुण, यण, अयादि, दीर्घ। तो 5 हो गए। तो 5 प्रकार की संधियां होती हैं स्वर संधि के हिसाब से। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो नायिका शब्द का विग्रह, पहले हमको विग्रह करना आना चाहिए, है ना। पहले विग्रह देखेंगे कि नायिका का विग्रह कैसे होता है। तो ये मैं कई बार प्रश्न में इससे रिलेटेड बना चुकी हूँ, नय प्लस ईका, नय प्लस ईका। तो देखो इस प्रकार की संधि किसमें होती है? अयादि संधि में। तो उसका सही आंसर क्या है? अयादि संधि। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 20 प्रश्नों का संकलन यहाँ पे किया। और अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। क्योंकि वृद्धि संधि को आप पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें डबल मात्राओं का प्रयोग होता है ना। तो अन्य गुण, यण और जो है अयादि संधि को आपको पहचानने के लिए मैं इसमें बार बार इसमें अयादि संधि से संबंधित प्रश्न डाल रही हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा डालने का मैं प्रयास कर रही हूँ। आप इनको
ईमानदारी से सॉल्व करें। ठीक है, ईमानदारी से मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप खुद से भी सॉल्व करें, खुद का भी आकलन करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी हिंदी में जो 20 नंबर की हमारी हिंदी है कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड के क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्योंकि 40 अंक का आपका उत्तराखंड है, 20 अंक का आपकी हिंदी होगी और 40 अंक का आपका जो टीचिंग वाला है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से है। तो ये अगर आप, है ना, जो मैं बता सकती हूँ कि अगर आप 8 साइट वाले हैं तो कम से कम अब जो आपका सेफ स्कोर है वो कम से कम 80 तक तो आना चाहिए। 80 के लिए आपको 20 40 40 20 60 और वहाँ 40 आपके वो वाले हो गए। बाकी करंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जीके में, उसमें अधिकतर प्रश्न जो थे वो करंट अफेयर से थे। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियो इसमें है, तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में घुसने की आवश्यकता नहीं है ना। वहाँ से आप करंट अपनी तैयार कीजिए, थोड़ी बहुत रीजनिंग के एक आध रूल्स फॉर्मूले देख लीजिए। तो क्योंकि आपका जो सेफ स्कोर है कम से कम 80 अंक आपको लाने ही लाने हैं, तब आप कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।